जय हिंद दोस्तों। द जुपिटर क्लासेज के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। कल से हम लोग फिजिक्स में आगे का भाग देखते हैं। कल जो अभ्यास प्रश्न दिए थे उसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो देखिए, कल का जो पहला प्रश्न था वह था निर्वात में प्रकाश की चाल कहिए या वेग कहिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो पहला प्रश्न का जो आंसर होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल तो कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। हमको बताना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर ऊपर मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 गुना 10 के पावर 8 गुना कितना हो जाएगा, 100। अब ये जो मीटर है वह किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर, और प्रति क्या हो गया, सेकंड हो गया। अगर इसको किलोमीटर में बदलना होता तो 1000 से भाग देते, कल बताए थे। और जो मीटर, इसको मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर हो गया। 100 का मतलब हो गया 10 के पावर 2, और 3 गुना 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हो गया 8 2 10, 3 गुना 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है ये आपका अभ्यास प्रश्न का ये जो दूसरा अंक है, दूसरा नंबर है, ये है कि चित्र में परावर्तन कोण का मान बताना है। किसका मान बताना है, चित्र में परावर्तन कोण का मान बताना है। तो देखिए, ये समतल दर्पण हो गया, और ये आने वाली किरण, ये कौन सा हो गया, आपतित किरण, और ये यहाँ से टकरा के निकल रहा है, तो ये हो गया परावर्तित किरण। और ये हम लोग का कौन सा हो गया, अभिलंब हो गया। तो अभिलंब, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो होता है कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो इन दोनों को मिला करके ये तो आपतित किरण हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो ये 35 डिग्री है, और इन दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री होना चाहिए। तो 35 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। 55 डिग्री और प्लस 35 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 55 डिग्री ये हो गया। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। ये है परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये 55 डिग्री हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बताना है इसमें, ये समतल दर्पण है, आपतित किरण आ रहा है और फिर इधर से टकरा कर वापस चला जा रहा है। तो चित्र में बताना है हम लोग को कि आपतन कोण का मान क्या है। तो देखिए, यहाँ जो किरण आ रहा है सीधे वापस चल जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आ रहा है कोण, यहाँ पर आपतित किरण जो आ रहा है टकरा के पुनः वापस जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर आपतित किरण आकर के टकराता है दर्पण पर, वहाँ पर हम लोग लंब खींचते हैं। तो लंब जो होगा और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही लाइन में होगा। और जब एक ही लाइन में कोई रेखा हो, मतलब एक दूसरे के मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब तीनों एक ही पर हो, संपाती बोलते हैं उसको। जब रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है, तो इसका मतलब है कि उन रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है वह 0 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर आपतन कोण का मान पूछा जाए या परावर्तन कोण का मान पूछा जाए, और दोनों क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, जो हम लोग का अगला टॉपिक है वह ये है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। हमारा टॉपिक क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये एक हो गया यहाँ पर समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका पीछे वाला भाग रजित किया हुआ रहता है और उसके ऊपर पेंट किया रहता है, ताकि कभी खरोच भी लग जाए तो जो चांदी का परत है वह जो है ना, वह मतलब खरोच ना आए, और जिसकी वजह से प्रकाश जो है आर पार चला जाएगा। तो इसलिए उसको ऊपर से पेंट करके रख दिया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक हम लेते हैं ऑब्जेक्ट लेते हैं, वस्तु हो गया। अब इसको समझते हैं। ये हो गया समतल दर्पण। मान लेते हैं कि इस वस्तु से 2 तरह की किरणें निकली। एक किरण निकल करके इधर चला गया और एक किरण निकल करके यहाँ आ गया। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
अब देखते हैं, जब यहाँ पर टकराता है समतल दर्पण पर, ये आने वाली किरण है तो इसको आपतित बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे, आपतित बोलेंगे। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि ये आपतन बिंदु हो गया और ये भी आपतन बिंदु हो गया। जहां पर प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराती है यानी कि आपतित होती है, उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो वहां पर सीधा सीधा क्या कर लेना है कि 90 डिग्री का कोण बना लेना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो दर्पण है, तो ये परावर्तित होकर किरण जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ थीटा बना हुआ है, तो थीटा डिग्री के कोण पर ही क्या हो जाएगा, इधर से परावर्तित होकर के निकल जाएगा किरण, जिसको परावर्तित किरण बोलते हैं। फिर इसको देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये वाला कोण फाई है, तो ये भी कोण इधर फाई बनेगा और उतना डिग्री पर ये वाला प्रकाश की किरण जो है वो निकल जाएगी। लेकिन देखते हैं कि जो प्रतिबिंब का परिभाषा है, प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जो परावर्तित किरण होता है दर्पण से, जो परावर्तित किरणें होती है वह जहां पर एक दूसरे को काट देती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन अगर वो नहीं काटती है और जहां पर काटती हुई प्रतीत होती है परावर्तित किरणें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। यहाँ पर जो परावर्तित किरणें हैं, ये जो दोनों है ना, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो कहीं पर काटने का चांस ही नहीं बनता है। तो इसको जब पीछे की तरफ मिलाते हैं, इसको जब पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ऐसा देखेंगे कि एक जगह लगेगा कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ऐसा एक दूसरे को लगेगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब इसी को क्या बोलेंगे, कटता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर तो प्रतिबिंब बन गया, लेकिन ये जो प्रतिबिंब बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है वह क्या है, काल्पनिक है, क्योंकि यह परावर्तित किरण के वास्तविक कटान से मिलकर के नहीं बना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रकाश ऊर्जा जो है वास्तव में यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है, बल्कि उसको मान रखे हैं कि यहाँ पर अगर पीछे की तरफ जाता तो यहाँ पर कटता। तो इसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग को देखना है, इसी फिगर पर पूरा समझ जाना है प्रतिबिंब की विशेषताएं और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला देखते हैं, पहला ये है कि वस्तु जो है, हम लोग दर्पण के जिधर परावर्तक सतह रहता है उधर रखते हैं, तो वस्तु जो है वह दर्पण के आगे है, इसको क्या बोलते हैं, आगे, और इसको बोलते हैं दर्पण के पीछे। यानी कि समतल दर्पण में पहला जो है, जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वह दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात जिधर वस्तु होगा उसके विपरीत दिशा में उसका प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ये याद रखेंगे और इसको समझेंगे कि जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि वस्तु जिधर होगा उसके विपरीत दिशा में उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करेंगे, दूसरा तो देखेंगे यहाँ पर कि जितना दर्पण से वस्तु की दूरी है ये मान लेते हैं इसको, उतना ही दूरी देखेंगे तो दर्पण से प्रतिबिंब जो बना है लगभग उतना ही होगा। यानी कि दर्पण से दूसरा विशेषता ये है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इसको बढ़िया समझेंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब है कि जितना वस्तु दर्पण से दूर होगा उतना ही प्रतिबिंब दर्पण से दूर होगा। ठीक है, यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दर्पण से दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तीसरा का समझते हैं, तीसरा बिंदु क्या है। तो देखो, अगर वस्तु वास्तविक रहता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, और जब यदि वस्तु काल्पनिक रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब और काल्पनिक वस्तु, अगर यहाँ पर वस्तु रहता तो उसका इधर प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों हो सकता है, वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब और काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा हो गया। अब बारी है चौथा की। चौथा समझते हैं कि वास्तविक काल्पनिक हो गया। चौथा ये है कि समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु है तो उसका पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन करने का मतलब कि जैसे ABCD का जो अक्षर होता है, लेटर A होगा, B होगा, वह उल्टा दिखेगा। उसका जो आधा भाग होगा
वह उसमें लेफ्ट राइट का जो होता है ना, उसमें परिवर्तन नजर आएगा। हम लोग अपने जो बाएं हाथ है दाएं हाथ को देखेंगे शीशा में, तो उसमें देखेंगे कि अगर बायां हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि दायां हाथ है, और दायां हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि बायां हाथ है। इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसमें पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, चौथा ये हो गया। पांचवा अगर बात करेंगे तो वस्तु की अपेक्षा जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। सीधा, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, यानी कि जिस तरह का वस्तु रहेगा वैसा ही इसमें प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। और आकार की अगर बात कर लेते हैं, छठा आकार की बात कर लेते हैं, तो आकार, वस्तु जितना आकार का होगा प्रतिबिंब भी उतना ही आकार का बनता है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होता है? बराबर होता है। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। पहला ये है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वह उसके विपरीत दिशा में बनता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वस्तु आगे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। ठीक है। दूसरा ये है कि दर्पण से वस्तु दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होती है? लगभग बराबर होती है। तीसरा ये है कि वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब और काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। और चौथा क्या बताएं? वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब और काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। और चौथा ये बताएं कि जो समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है उसमें पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है। पार्श्व परिवर्तन कहने का मतलब है कि बायां हाथ दायां हाथ के जैसा लगेगा और दायां हाथ बायां हाथ के जैसा लगेगा। अगर हम लोग अपने आप को शीशा में देखते हैं तो उसके बाद देखेंगे कि वस्तु की अपेक्षा जो इसका प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में वह सीधा बनेगा, और उसका अगर आकार की बात कर लेते हैं तो दोनों क्या होगा? बराबर। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिगर बना लेंगे। देखिए एक बार बोर्ड पर फिर से लिख दिए हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के विपरीत दिशा में अर्थात दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब और काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार, चौथा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा है वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा बनता है, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों सीधा होता है। वस्तु जैसा होता है वैसे ही प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब, छठा जो है प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी कि अगर हम लोग लिखे हैं इस तरीके का और यहाँ पर समतल दर्पण है तो दर्पण में इस तरह का दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको लिख भी सकते हैं। चलिए अगला जो है टॉपिक हम लोग का वह है समतल, यहाँ पर छूट गया है, समतल दर्पण से परावर्तन का संबंध, यानी परावर्तन संबंधी नियम कह सकते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन का संबंध किस तरीका से होता है तो इसको देखते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और इसको समझेंगे। पहला ये है परावर्तन समझते हैं ना? दर्पण से जब प्रकाश की किरण टकरा के लौट जाती है उसी माध्यम में, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी से संबंधित ये जो है ना टॉपिक है। देखिए अगर समतल दर्पण, ये एक समतल दर्पण हो गया, समझते हैं इसको। समतल दर्पण, एक ये समतल दर्पण हो गया और एक ये समतल दर्पण हो गया। अगर दोनों के बीच में दो समतल दर्पण ऐसे करके रखा हुआ है 90 डिग्री पर, और इनके बीच में एक वस्तु अगर रख दिया जाए
तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या जो होगी वह 3 होगी। और इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1, 90। थीटा क्या है? थीटा क्या है? जहां थीटा दो समतल दर्पणों के बीच का कोण है। ठीक, 360 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री था, लंबवत लिखा रहेगा 90 डिग्री, या फिर प्रश्न में लंबवत आ जाएगा तो कटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर कोई वस्तु है, दूसरा देखते हैं, दूसरा समझिए। अगर एक वस्तु यहां पर है, यह भी वेग से अगर दर्पण की तरफ, समतल दर्पण की तरफ दौड़ता है या उसको लाया जाता है, भी स्पीड से अगर उसको लाया जाएगा, तो इसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वह इधर कितना के स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा? तो 2v। कितना? 2v। यानी कि सिंपल उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि एक लड़का है, वह दर्पण की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दौड़ता है। तो वह दौड़ते हुए अगर अपना प्रतिबिंब देखता है समतल दर्पण में, तो उसका जो प्रतिबिंब जो है वह कितना के स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा? तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 5 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब दो गतियां एक दूसरे के विपरीत होती है, सड़क पर भी आप लोग देखे होंगे कि जब सामने से कोई गाड़ी आता है और आप इधर से जाते हैं और दूसरे तरफ से गाड़ी आती है, तो दोनों एक दूसरे को एकदम तेजी से पास करता है। जबकि आप अगर जा रहे हैं और उसी दिशा में पीछे से कोई गाड़ी आता है, तो वह आपके, अगर उसका स्पीड तेज भी है, तो वह आपके जिस गाड़ी पर आप बैठे हैं उसको पार करने में उसको टाइम लगता है। लेकिन जब विपरीत होता है, लड़का इधर से दौड़ रहा है, प्रतिबिंब उधर से आ रहा है, तो विपरीत हो गया। विपरीत में क्या होता है कि एक तो बालक इधर से दौड़ के जा रहा है, उधर से वो भी आ रहा है, तो दोनों का गति ऐड हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि v प्लस v कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। तीसरा यहां पर समझेंगे, तीसरा क्या है? समतल दर्पण में एक और चीज होता है कि अगर दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए, और इसके बीच में एक अगर वस्तु रख देते हैं, ऐसा आप लोग सैलून में देख सकते हैं, जो बार्बर होता है, जो नाई होता है, उसमें हम लोग बाल कटवाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं। सामान्यतः उसमें तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सैलून में अगर पूछा जाता है कि किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है हजामत बनाने के लिए, तो अवतल दर्पण वहां पर होगा। लेकिन उसमें दो समतल दर्पण का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो होता है वस्तु का अनेकों प्रतिबिंब बन सके। तो अगर दो समतल दर्पण है और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, समतल दर्पण ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो। तो उसमें जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब जो होगा वह अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। प्रतिबिंबों की संख्या अनंत, प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, इंफिनिटी। ठीक है। एक और चौथा देखेंगे ध्यान से, चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एक चारों इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, एक है कि अगर एक दर्पण है, यहां पर दर्पण है,
इसको और अच्छा से समझते हैं कि अगर दर्पण है और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित होकर लौट जा रही है, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। कह रहा है कि प्रकाश की किरण जो आपतित किरण आ रही है, टकराने के बाद ये वाला निकल रहा है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो बात यह है, कह रहा है कि दर्पण को हम अगर थीटा डिग्री घुमा दे, तो दर्पण को थीटा डिग्री घुमाने का मतलब है कि ये वाला दर्पण ऐसे है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए। तो दर्पण को अगर थीटा डिग्री घुमा दिया जाए, यानी कि ये वाला जो दर्पण है ब्लैक कलर से जो बनाया है, उसको यहाँ से ऐसे कर दिया जाए, रेड कलर के जगह पर कर दिया जाए, तो ये जो अभिलंब जो बना है ब्लैक पेन वाला ये जो अभिलंब बना है, ये जो अभिलंब है, यहाँ पर थीटा कोण घुमा दिया जाए, यानी कि ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ अब की बार जो अभिलंब हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया, अभिलंब। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो गया। ये पहला अभिलंब था, इसको N1 लिख देते हैं, और ये दूसरा अभिलंब N2 हो गया। अब किरण तो ये वाला आपतित किरण यही रहेगा, दर्पण को हम लोग ऐसे घुमा दिए थोड़ा सा, तो हाई वाला किरण तो अब रहेगा नहीं यहाँ पे, ये वाला कटकुट हो जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे आया है तो ऐसे, एक मिनट, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर थीटा डिग्री से दर्पण को घुमाते हैं, तो ये वाला जो पहले से जो परावर्तित किरण जो यहाँ से निकल रहा था, अब वो यहाँ से निकलेगा, और वह कितना डिग्री घूम जाएगा, तो वह घूम जाता है 2 थीटा डिग्री घूम जाता है। कहने का मतलब है कि अगर सवाल दे देगा कि अगर किसी दर्पण, समतल दर्पण पर आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह दर्पण से टकरा के वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यदि दर्पण को 30 डिग्री घुमा दिया जाए, तो जो परावर्तित किरण जहां से निकल रही थी वो कितना डिग्री घूम जाएगी, तो सीधा दोगुना कर देना है। परावर्तित किरण जो होगी वह 60 डिग्री पर पहले की अपेक्षा 60 डिग्री घूम करके निकलेगी। यहाँ पर अगर 30 डिग्री रहेगा, दर्पण को घुमा दिया जाए, तो जो परावर्तित किरण यहाँ से निकल रहा था पहले घुमाने से पहले, वह अब यहाँ से निकलेगा, और वह कितना डिग्री घूम जाएगा, तो 60 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण एवं उससे संबंधित प्रमुख पद। देखिए, सबसे पहले गोलीय दर्पण की बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण बता भी चुके हैं पहले, फिर से एक बार देख लेते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह उसको कहते हैं, जैसे शीशा में हम लोग समझ सकते हैं, जो घर पर चेहरा देखने वाला शीशा होता है, जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। और वस्तु को उधर ही रखा जाता है, वस्तु को उधर रखा जाता है जिधर दर्पण का क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोला जाएगा, लिख देते हैं, स्फेरिकल मिरर बोला जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर देखना है हम लोग को, और उससे संबंधित क्या देखना है, प्रमुख पद देना है। अब देखते हैं एकदम ध्यान से। गोला हो गया, ये खोखला गोला, सर्किल नहीं है, वृत्त नहीं है, फुटबॉल की तरह खोखला गोला है, कांच का है। ठीक है, और इसको अगर गोल होगा तो गोला का जो होता है उसका एक केंद्र होता है। ठीक है, अगर इसको बीच में यहां से डिवाइड कर दिया जाए, तो 2 भाग दिखेगा, यहां से 2 भाग में हो गए। अब इसको क्या किया जाता है कि इसको एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। अभी एक ऐसे लाइन मान लिया जाता है, लाइन थोड़ी ना होता है, काल्पनिक रेखा है। ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी बातें होगी यहाँ पर, और इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो एक ही बार में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। काल्पनिक रेखा है, इसको मान लिया गया है, और ये जो
पहले गोला था, खोखला गोला कांच का, इसको काट दिया गया। अभी जो ये गोला है ये एक रेखा नहीं है, वह इस टाइप से और इस टाइप से रहेगा। ठीक है, ऐसे जैसे चम्मच होता है, चम्मच का एक भाग इधर और एक भाग ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ दो चम्मच दिखा है। अब क्या करते हैं कि जहां से देखो ऐसे गोला होगा, जहां पर केंद्र होगा, इस सर्किल में ऐसे हम लोग बनाते हैं, केंद्र होगा। सबसे पहले इसका एक नाम होता है। अब इसको बांट दिए हैं तो इसका इधर भी आ जाएगा कुछ भाग, इधर भी आ जाएगा कुछ भाग। ठीक है, यहाँ से सी इधर भी होगा, सी इसका भी होगा, सी इसका भी, इसका एक नाम रख देते हैं, और सी इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। सबसे पहले तो इसको पेंट कर लेते हैं, एक को पेंट कर लेते हैं अंदर की तरफ से और एक को पेंट कर लेते हैं बाहर की तरफ से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गोला को एक जो भाग दो भाग में काटे हैं, उसके एक भाग को हम क्या करते हैं कि बाहर से पेंट कर देते हैं। यानी कि जो चांदी है उसका एक लेप चढ़ा दिया जाता है और उसके ऊपर किसी भी कलर का पेंट चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और एक भाग को पेंट कर देंगे अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से पेंट करेंगे। ये कांच जो था पेंट करने के बाद, चांदी का लेप चढ़ाने के बाद, ये दो टाइप का हो गया। एक का चेहरा जो है अब इधर से नहीं दिखेगा, अब इधर से दिखेगा। तो इसका परावर्तक सतह हो गया अंदर की ओर धंसा हुआ है, और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो सबसे पहला बात ये समझ गए कि उभरा हुआ, उभरा, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। उभरा हुआ है परावर्तक सतह, तो उसको उभरा, उससे उभरा, उससे उत्तल। इसका परावर्तक सतह है अंदर की ओर, अंदर, अ से अंदर, अ से अवतल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। फिर उसके बाद है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, ये वाला परावर्तक सतह और ये वाला परावर्तक सतह। परावर्तक सतह उसको बोलते हैं जिधर से चेहरा देखने लायक सतह होगा, परावर्तक सतह हो गया। फिर उसके बाद में दर्पण में देखेंगे कि सी से जो लाइन खींचे थे हम, काल्पनिक रेखा, वह कहीं ना कहीं दर्पण के एक भाग से होकर के गुजरा हुआ है, जहां पर लग रहा है कि कटा हुआ है। इसका नाम रख दिया जाता है ध्रुव। क्या नाम रख दिया जाता है, ध्रुव। और इसको शॉर्टकट में पी बोलते हैं, और इसका भी एक नाम रख लिया जाएगा ध्रुव। दोनों में होगा, अवतल दर्पण में भी होगा, उत्तल दर्पण में भी होगा। उत्तल दर्पण, और ये कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक कांच का खोखला गोला था, उसको काट दिए हैं, एक भाग बाहर से पेंट और एक भाग अंदर से। अंदर से पेंट किए हैं तो इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो उत्तल दर्पण। और इसको अंदर से बाहर से पेंट किए हैं तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। बीच में जहां से गोला का केंद्र है उसको सी कहते हैं, और इसको पूरा, इसको क्या नाम रखा गया है, तो इसको कहते हैं वक्रता केंद्र बोला जाता है। ठीक है, अब वक्रता केंद्र ये हो गया और ये ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, बीचों बीच में, ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक और टर्म आता है, पद आता है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और इसमें भी फोकस होगा, उत्तल में भी होगा और अवतल में भी होगा। ठीक है, बात ध्यान में रखेंगे। फोकस के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी केवल यहाँ समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो लाइन खींचे थे इसको बोलेंगे हम प्रधान अक्ष। तो देखो अवतल के लिए अलग यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर इस अवतल में भी उत्तल में भी थोड़ा, तो ये वाला हो गया एक्स, और ये हो जाएगा एक्स डैश, और ये हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। अब उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, या फिर इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोला जाता है। अब देखिए दर्पण में एक चीज है, गोलीय दर्पण हो, गोलीय दर्पण में ये जो ध्रुव है यहाँ से कोई भी दूरी मापा जाता है। चिन्ह परिपाटी बताएंगे तो वहां पर डिटेल से कर देंगे। तो ध्रुव और जो वक्रता केंद्र है उसके बीच में जो दूरी होती है, वैसे भी जानते हैं कि गोला में जो केंद्र से लेके ये जो सतह होता है वहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। लेकिन इसको काट दिया गया है तो इसको वक्र कहते हैं, वक्र जैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको अब हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, और इसको आर से सूचित क्या करेंगे। ये दूरी है,
C और P के बीच में जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी कहेंगे गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे अवतल में होगा ठीक उसी प्रकार से उत्तल में होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो फोकस होता है P और C के बीच में होता है। यानी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है उसके मध्य बिंदु पर कौन सा बिंदु होता है? तो फोकस होता है। तो गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल f से सूचित किया जाता है। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से दो सवाल इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले फोकस जो होता है वह आगे होता है कि पीछे होता है? इसमें बहुत सारा लड़का जो है कंफ्यूजन में रह जाता है, तो इसको हम लोग यहीं पर दूर कर लेते हैं। फर्स्ट बार में इसको दूर कर लेंगे। कैसे? तो ये देखो, ये वाला सामने हो गया, जिधर से चेहरा देखते हैं वो हो गया सामने, जिधर से चेहरा देखेंगे उसको क्या कहेंगे? सामने। अवतल दर्पण का सामने इधर हो गया और उत्तल दर्पण का सामने इधर हो गया। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण में देखेंगे कि जो सामने है उसको हम लोग आगे बोलते हैं, आगे। सामने को ही आगे कहा जाता है और जिधर पेंट किया हुआ भाग है वह क्या है? पीछे है। और ये भी क्या है? ये इसका भाग पीछे हो गया। तो देखते हैं हम कि पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है आगे होता है कि पीछे होता है? इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। अवतल दर्पण है अंदर की ओर है, यहाँ पर समझ लेंगे। तो सामने आगे, तो इसका फोकस कहाँ है? आगे है। और इसमें देखेंगे कि इसका फोकस कहाँ है? उत्तल दर्पण में। तो जिधर पेंट किया हुआ है उधर है, तो इसका फोकस कहाँ है? पीछे है। ठीक है, आगे जो है अब अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।